किसका किसका प्रैक्टिकल होगा यही बता दीजिए। आप लोग रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम ही हो जाएगा कि कौन कौन है। मनीष भाई, प्रैक्टिकल आपका हो गया है सब कि कुछ बचे हुए हैं या अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है? देखिए मनीष बता रहे हैं कि 15 के बाद होगा। तो भाई आप लोग ज़्यादा लापरवाही मत करिए, स्टडी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी सीनियर से नोट्स लेना हो, बुक वगैरह आप लोग ऑर्डर कर लीजिए या मिल जाए पुरानी फोटो कॉपी वगैरह तो उससे भी काम चल सकता है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ आगे तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कुछ लोगों को बीटेक वगैरह करना है तो वो लोग बुक अभी भी ले सकते हैं। और किसी को दिक्कत है तो फोटो कॉपी जेरॉक्स कॉपी भी मिलती है बुक की, वो भी ले सकते हैं। थोड़ी देर हम और वेट करेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन ज्वाइन हुआ है भैया? 3 लोग दिखा रहे हैं, 3 में से बस मनीष चौरसिया हैं जो एक्टिव दिख रहे हैं। बाकी 2 लोग कौन हैं? शायद बाकी 2 लोग अपना परिचय देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते रहिए बस ऐसे ही, कोई दिक्कत ना है। गुड इवनिंग सुप्रिया। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे जब न्यूमेरिकल का ऐसे ही रहेगा, जब जब बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स पढ़ने से फायदा ये होता है कि जो भी हम थियरी पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो न्यूमेरिकल से ही मालूम चलता है, ठीक है। थियरी तो ऐसे रटते रहेंगे, समझ में आया कि नहीं आया उसका पता तभी चलता है कि जब आपको उस पे आधारित आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करते रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए, चाहे मेरे या फिर किसी और को। जो भी आपके टीचर वगैरह हैं न्यूमेरिकल लगवाते हैं या सॉल्व कराते हैं या नहीं कराते हैं, आप लोग करते रहिए अपनी मर्जी से, ठीक है। आप इन लोगों का फायदा रहेगा। 2 मिनट हम लोग और वेट करेंगे, 8:05 से स्टार्ट कर देंगे। छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल हैं, 20 से 25 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। तब तक हम फिगर बना देते हैं। तीन लोग एक्टिव हैं, 3 लोग लाइव चैट में दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करते हैं, उनसे भी बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए, जो पास में हो या जिससे कांटेक्ट हो सकता हो। तो मैंने लिंक तो शेयर कर दिया है, आप लोग भी कर सकते हैं शेयर, जिससे कि कुछ लोग और जुड़ें। न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट होकर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी उसमें क्वांटिटी दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे किसी चीज़ का एरिया दिया हुआ रहता है, किसी का टेम्परेचर दिया हुआ रहता है, तो उसके जो यूनिट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अब जल्दी जल्दी हम लोग क्या होता है कि यूनिट किसी दूसरे सिस्टम में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है, और जो आंसर पूछ रहा है वो एमकेएस में पूछ रहा है, तो इस टाइप की गलतियां आप लोग करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके साथ में जो उसके यूनिट दिए हुए हैं, मीटर है, कहीं कहीं मिलीमीटर दिया हुआ है, कहीं सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना, बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द फर्नेस वॉल ऑफ इंसुलेटिंग फायर ब्रिक हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.08 वाट पर मीटर केल्विन, इट्स डायमेंशन इज 10 मीटर लॉन्ग। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है ये जो इसका डायमेंशन दिया हुआ कितना है, 10 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर उसकी हाइट है और 25 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि ये जो मीटर है यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है, लेकिन जो थिकनेस है, चूंकि थिकनेस कम होता है इसलिए इसको सेंटीमीटर में कर दिया यहाँ पे। तो इसको आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रहे। इन थिकनेस इनर सरफेस ऑफ द वॉल इज एट 800 डिग्री सेल्सियस एंड आउटर वॉल इज एट 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्यू का मान निकालना है थ्रू, ये द है, थ्रू द वॉल, एंड व्हाट इज द हीट लॉस थ्रू द वॉल। ठीक है, दो क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा काम होता है कि फिगर बनाना, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना। ठीक है, तो फिगर हम लोग बनाएंगे कैसे, एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं आप लोग को समझाने के लिए। आपके पास टाइम होगा, टाइम के हिसाब से आप लोग फिगर बनाइएगा। ठीक है, अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो फिगर थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं, और अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग थोड़ा ब्लॉक डायग्राम जैसे बनाते हैं उस टाइप से भी फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे करके मिलाएंगे यहां से। ठीक है, तो आपको इसको इससे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और इस वाले को इससे मिला दीजिए, और ये आएगा थोड़ा सा इधर करके, ये आपको इस पे मिलाना पड़ेगा, और ये इसको इससे। ठीक है, आप फिगर समझ रहे होंगे। ठीक है, ये कोई वॉल है, द फर्नेस वॉल। जैसे क्या होता है, जब कोई फर्नेस होता है मतलब कि जिसके अंदर हमको हीट का प्रोडक्शन करना हो, जैसे नॉर्मल भट्टी होती है, फर्नेस मतलब भट्टी। ठीक है, आप लोग जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो कई रिएक्टर मिलते हैं, कई सारे के फर्नेस मिलते हैं। जैसे आप लोग जब CT1 पढ़ेंगे तो उसमें अमोनिया प्रोडक्शन है। ठीक है, तो अमोनिया प्रोडक्शन में एक इक्विपमेंट आता है प्राइमरी रिफार्मर। ठीक है, तो प्राइमरी रिफार्मर जो है वो एक तरीके का भट्टी होता है। ठीक है, उसमें हीट को हम लोग जनरेट करते हैं, नेचुरल गैस को बर्न करके जला के। ठीक है, तो हीट का लॉस ना हो, क्योंकि हीट एज ए एनर्जी होती है, और जितना ही एनर्जी को हम लोग सेव करते हैं तो उतना ही कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हीट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वॉल होता है उसका, फर्नेस का जो वॉल होता है उसके भीतर हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर वाली हीट है वो बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाती है एटमॉस्फेयर में। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे ऐसे करके कोई भट्टी है। ठीक है, तो इसके अंदर आप बर्नर से फ्लेम जला रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि ये मेटल का वॉल होता है, ठीक है, ये सारा मेटल है, तो अगर यहाँ पे आपका 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इनमें अगर डेल्टा टी निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा आएगा। ठीक है, और डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इसलिए जो हीट का ट्रांसफर आपका हाई टेम्परेचर से, मतलब जो फर्नेस का इनर पोर्शन है उससे बाहर एम्बियंट में आएगा, और ये हमारा हीट का लॉस है। ठीक है, तो इसके बचाने के लिए क्या करते हैं कि हीट का हमारा लॉस ना हो, क्या करते हैं कि इस जो भी दीवार होगा इसको आप लोग 3D में समझिएगा, एज्यूम करिएगा, तब आपको समझ में। ऐसा जैसे आपका कमरा घर है। ठीक है, तो कमरे में जो भी आपका सपोज करिए ठंडी का मौसम है। ठीक है, कमरे में आपने ब्लोअर चला रखा है कि रूम गर्म रहे। ठीक है,
तो क्या करते हैं, जो कमरे का अंदर वाला दीवार है, ठीक है, उसको अगर किसी ऐसे मटेरियल से कवर कर दे, पूरा दीवार, चारों दीवार, आपको 4 दीवार मिलेंगे, ठीक है, छत भी मिलेगा, ठीक है। तो आप पूरा जो आपको अंदर वाला पोर्शन है, जैसे आपको रूम ऐसे मिल रहा है, आप इस रूम को इसको एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो सपोज करिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, आप यहीं बीच में कहीं बैठे हैं, तो आपको सारा किसी ऐसे मटेरियल से ढक दे रहा है कि जो अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग फर्नेस में भी करते हैं, ठीक है। अब तो कुछ कुछ घर ऐसे बन रहे हैं कि उसका जो दीवार चल रहा है, दीवार जो चल रहा है उसके बीच में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दे रहे हैं, ठीक है, कि हीट का ट्रांसफर बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ ना हो पाए, ठीक है। कि तो इसी तरीके से हम लोग फर्नेस में भी करते हैं, ठीक है। तो फर्नेस में चूंकि हमारा बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहता है, हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1500-1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और बाहर एम्बिएंट में 25-26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो उसको हीट लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए जो इसका दीवार होता है अंदर फर्नेस का, उस पर हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दीजिए, जैसे ब्रिक्स आता है, जैसे नॉर्मल ईंट होता है, आप लोगों ने ईंट देखा है गांव घरों में, उसी टाइप का शेप वही रहता है, लेकिन वो अलग मटेरियल का बना रहता है, और ऐसा मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि बहुत ही कम होती है जी। आप लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं फोरियर्स लॉ का, Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपान एल, ठीक है। एल जो क्या है, ये थिकनेस है, ये जो एल है, ये वाला जो पोर्शन है थिकनेस है, यही वाला एल है, ठीक है। और ए है, ये पूरा जो सामने का पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये क्या है, ए है, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ से ये ऐसे करके ये दिख रहा है पूरा आपको, यहाँ से सामने वाला पोर्शन, ये ए है, ठीक है। और के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ इस फॉर्मूले से ही देखिए, अगर के का मान बहुत कम रहेगा तो क्यू का मान क्या होगा। अगर इसको हम ऐसे कर दें, Q प्रपोर्शनल K, इसका मतलब ये कि K का मान जितना ही ज्यादा होगा किसी मटेरियल के लिए, Q का मान उतना ही ज्यादा होगा, K का मान जितना कम होगा Q का मान उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं वो किसी ऐसे मटेरियल का होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जब हम लोग इंसुलेशन, एक टॉपिक है आपके इसी कंडक्शन में, हम लोग अब पढ़ेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है, उस पर मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट में नोट लिखने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि थर्मल कंडक्टिविटी और इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या कनेक्शन होता है। अभी आप यही यहाँ पे यही समझिए कि किसी ऐसे मटेरियल को हम यूज करते हैं वॉल पे लगाने के लिए जिसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। विकास चौरसिया, नमस्ते भाई। और लोग को भी भाई ज्वाइन कराओ यार, यहाँ पे ग्रुप्स में शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वॉल है, जैसे नॉर्मल जो ईंट होता है आप लोग देखे होंगे गांव घर में, ठीक है, उसी टाइप का ईंट का क्या करते हैं, एक और दीवार पूरे चारों तरफ से चला देते हैं, ठीक है। कि जो अंदर का हीट है वो सबसे पहले क्या जाएगा, इंसुलेटिंग जो मटेरियल है, यहाँ पे जो ये लगा दिया हमने, वॉल बना दिया ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसको जाएगा, ठीक है। चूंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो यहाँ से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। जो भी हीट है वो अंदर ही रहेगी और वो हमारे काम में आएगी, यूज में आएगी, ठीक है। तो उस टाइप से ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द फर्नेस वॉल, फर्नेस मतलब भट्टी, वॉल मतलब दीवार, ठीक है, किसी भट्टी की दीवार की बात कर रहा है। द फर्नेस वॉल ऑफ इंसुलेटिंग फायर ब्रिक, ठीक है। फायर ब्रिक उसी को कह रहा है, जो ईंट यहाँ पे यूज हुआ है ना, उसी ईंट को जोड़ जोड़ के क्या किया है, दीवार बना दिया गया है। द फर्नेस वॉल ऑफ इंसुलेटिंग फायर ब्रिक हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी फायर ब्रिक है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, 0.08, ठीक है। इट्स डायमेंशन दे दिया है कि जो भी वॉल है उसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो इसको हम लोग लंबाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ठीक है। अब ये इसकी हाइट होगी, हाइट कितना है इसका, 5 मीटर हाइट है, ये 5 मीटर है, ठीक है। लेकिन जो इसका थिकनेस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये थिकनेस इसका हो गया, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर इक्वल टू
0.25 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बट्टे 100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया। ये 100 मैंने इधर कर दिया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बट्टे 100 मीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 25 को इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में तो हो जाएगा ये। ठीक है, इतना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो ये 0.25 मीटर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या कर निकालना है? जो फॉर्मूला है क्यू का, क्यू इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपान एल। एल क्या है? थिकनेस है, मतलब कि यही 25 है, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। ठीक है, अब ए आपको निकालना है, तो ए आप कैसे निकाल लेंगे? अब यहाँ को आपको फिगर में देखना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन से एरिया से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सामने वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसी से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जो एरो का डायरेक्शन मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, आप इसके एक डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर कितना रहेगा? 80 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं कि आपका जो सामने वाला है इसका टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका जो इधर वाला सिरा है, पार्ट है, इसका टेम्परेचर कितना है आपका? 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये के है क्या है? केल्विन है। ठीक है, जो के है वो केल्विन में है, तो आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको सबको आता ही होगा। कैसे करते हैं, कोई बताएगा? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, कोई बताए? 6 लोग देख रहे हैं अभी। राहुल चौरसिया, गुड इवनिंग भाई। चंद्रवली, नमस्ते दोस्त। कोई बताए कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, क्या करना पड़ता है? फिगर थोड़ा सा और अच्छी से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई एक बताए? एक लोग बताए हैं। कोई और भी बताए? तब तक मैं फिगर बना ले रहा हूँ, फिर से थोड़ा साफ सुथरा बन जाएगा तो सही रहेगा। कोई बताए? चंद्रवली बता रहे हैं के इक्वल टू सी प्लस 273। कोई और बताए? फिगर का थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बने, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो थोड़ा देखिए। फिगर तो बन ही गया, लगभग सही बना है। ठीक है, और इसको आप लोग इससे मिला देंगे। ये वाला पोर्शन नहीं है, इसको आप लोग मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना था? 10 मीटर है ये, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और ये जो थिकनेस इसका हो गया, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, और इस सरफेस का जो टेम्परेचर है, हीट का ट्रांसफर इधर से इधर की तरफ हो रहा है। ठीक है, इसका कितना टेम्परेचर है? 800 डिग्री सेल्सियस, और ये 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। नीरज गौतम में बता रहे हैं 273। ठीक है, सबका आंसर सही है, तीनों बताए, तीनों का आंसर सही है। लेकिन मनीष भाई बोल रहे हैं कि 27.15 ऐड कर दीजिए। तो न्यूमेरिकली में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना फाइन नहीं लेते हैं, 273 लेते हैं, 0.15 नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए। ठीक है, वैसे आपका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उसका भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ा आंसर मैच नहीं करेगा। हो सकता है कि एग्जामिनर
273 पे ही सॉल्व किया हो, उसका आंसर आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्टली 273 पे ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब गिवन, क्या क्या गिवन है आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे T1 इक्वल टू 800 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 800 प्लस 273, ठीक है। कितना हो जाएगा ये केल्विन, ठीक है। T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस या 70 प्लस 273, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 343 केल्विन, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड L इक्वल टू, L यहाँ पे स्मॉल l कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। L इक्वल टू 10 मीटर और B इक्वल टू 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर और H इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे आप लोग लिख देंगे हेंस A इक्वल टू L इंटू H, यहीं पे आप A का मान निकाल लेंगे, ठीक है। 10, L का मान कितना है 10 इंटू 5 और दोनों मीटर मीटर है तो ये 50 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो A का मान यहाँ से आके कितना 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर से देखना पड़ जाएगा, ठीक है। अब K का मान क्या दिया हुआ है आप लोग यहीं पे सब लिख देंगे। यहाँ पे गिवन में 0.08 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। नाउ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू Q इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे L की जगह पे आपको यहाँ पे B लिखना पड़ेगा क्योंकि थिकनेस यहाँ पे क्या है B है, ठीक है। या फिर L लिख लीजिए और यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दीजिए यहाँ पे KA, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। क्योंकि L जो होता है थिकनेस होता है और यहाँ पे थिकनेस हमने क्या लिया है B, ठीक है, इसलिए। अब यहां से क्या करेंगे Q इक्वल टू K का मान लिखेंगे 0.08 और A का मान आया है 50 और डेल्टा T का मान निकालेंगे हम लोग T1 माइनस T2 करेंगे, ठीक है। तो T1 कितना आया 1073 माइनस 343, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताए। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो कैलकुलेटर लेके बैठिए, ठीक है। अगली बार से आप लोग लेके बैठिएगा। कितना आएगा 730, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 730 आई थिंक आएगा, ठीक है, डेल्टा T का मान। और बट्टे में आप लिखेंगे कितना B का मान 0.25, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 11,680, ठीक है। और ये किस में आएगा वाट में आएगा क्योंकि Q क्या होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, Q क्या होता है जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। और जूल प्रति सेकेंड को वाट बोलते हैं, ठीक है। चूंकि 11,680 वाट आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे किलोवाट में चेंज कर लेंगे, 1000 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या आएगा 11.680 किलोवाट, ये क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल, ठीक है। जो यहाँ पे पूछा हुआ था क्या फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल, ठीक है। तो यही क्यों हो गया क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। एंड फिर इसी आगे क्वेश्चन में पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को कि व्हाट इज द हीट लॉस थ्रू द वॉल, ठीक है। ये बताइए कि जब हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू Q और Q इक्वल टू कितना आया 11.680 किलोवाट, तो हीट ट्रांसफर जो होगा वही तो हीट लॉस होगा। वही बताइए आप लोग, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि जो हीट लॉस होगा
वही तो होगा जो हीट ट्रांसफर होगा उस वॉल से एटमॉस्फेयर में। ये बताइए, ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मनीष बताइए, नीरज गौतम देख रहे हैं भाई, नीरज भी बताइए, चंद्रवली बता सकते हैं, कोई भी बता दे ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि जो भी हीट लॉस होगा वो जो हीट ट्रांसफर होगा उसके बराबर होगा। मतलब हीट ट्रांसफर और हीट लॉस दोनों एक ही चीज है, कहने का तरीका बस अलग है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर कहीं भी आपसे किसी पूछ रहा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो चीज पूछा है और हम सॉल्व किए हैं एक ही पॉइंट, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों चीज एक ही है। तो आपको जो आंसर लिखना है आपको दोनों पॉइंट लिखने, जब भी आप पेपर में लिखेंगे तो आप दो पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, क्या? पहला रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर करके, ठीक है, इक्वल टू क्यू इक्वल टू 11.680 और ये किलोवाट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट फिर लिखेंगे उसमें रीजन देके कि सिंस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू हीट लॉस थ्रू द वॉल। ठीक है, कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो हीट लॉस के बराबर होगा। सो हीट लॉस थ्रू द वॉल इज इक्वल टू Q इक्वल टू 11.68 किलोवाट। ठीक है, तो ये रहा ये पहला क्वेश्चन। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोगों का जब के गमानी के बुक में देखेंगे तो ऐसे बहुत ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टी लेयर्ड वाले भी आते हैं तो उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, उसमें देखते हैं क्या डिफरेंट है उसमें। अगला जो क्वेश्चन है ये के हमारे बुक से ही है क्वेश्चन, जिसके पास होगा देख सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एस्टिमेट द हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर, आपको यहीं पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर। जो पीछे हीट लॉस पीछे भी निकाले थे लेकिन वहां पे पर मीटर स्क्वायर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस थ्रू ए ब्रिक वॉल ऑफ 0.5 mm थिकनेस। यहाँ पे डायरेक्टली थिकनेस दे दिया कितना, 0.5 mm। व्हेन द इनर सरफेस इज 400 केल्विन एंड द आउटसाइड सरफेस इज एट 310 केल्विन, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ब्रिक में बी टेकन एज 0.7 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई वॉल है, इसमें भी कोई वॉल है, तो वॉल को आप लोग, आपके एग्जाम में टाइम कम रहता है तो वॉल को आपको बनाने के लिए आपको ऐसे ही सिंपल सा फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पीछे वाला फिगर अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप बना सकते हैं, बनाने में फिगर एक्सपर्ट हो तो बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये वाला कितना है, इसका थिकनेस है, ये वाला पोर्शन कितना है, L इक्वल टू ये 0.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद ये जिस मटेरियल का बना है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, 0.7 वाट और ये मीटर, ये केल्विन। ठीक है, और कह रहा है क्या कि इनर सरफेस, सपोज करते हैं इनर सरफेस है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग इनर सरफेस। ठीक है, और ये आउटर सरफेस। ठीक है, इनर सरफेस कितने पे है, 400 डिग्री सेल्सियस पे, और आउटर सरफेस कितने पे है, 310, माफ कीजिएगा ये केल्विन में है। ठीक है, केल्विन में है ये, और ये 310 केल्विन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एरिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एरिया नहीं दिया हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग गिवन लिखेंगे, गिवन में फिगर बनाने के लिए सारे डेटा लिखेंगे कि इनर सरफेस टेम्परेचर T1 इक्वल टू 400 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आउटर सरफेस
टेम्परेचर T2 इक्वल टू 310 केल्विन, ठीक है। और फिर K इक्वल टू 0.07 वाट मीटर केल्विन, ठीक है। और L इक्वल टू लिखेंगे कितना, 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यहाँ पे ट्रिक है, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, पीछे जैसे ही है, लेकिन ट्रिक क्या है इसमें कि जो पूछा है पर मीटर स्क्वायर, तो आपको मानना पड़ेगा क्या कि एरिया जो क्या है एक यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसका एक ट्रिक और है क्वेश्चन लगाने का, वो मैं इसको लगाने के बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपके पास सारे वैल्यू आ गए, आपको क्या निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बहुत ही ईजी है, क्यू इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या निकालेंगे यहाँ पे, के 0.7 हो गया, और ए का मान चूंकि हमने माना है यहाँ पे, क्यों माना है यहाँ पे, आपको ये रीजन है यहाँ पे, क्योंकि जो हीट लॉस पूछ रहा है वो पर मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में एरिया दिया नहीं है तो आप उसको यूनिटी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, और ये डेल्टा टी का मान कितना आएगा, 400 में से 310 घटाएंगे तो आएगा आपका 90, ठीक है। अब इसको आप 0.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0.5 से डिवाइड करेंगे तो Q का मान आपका कितना आएगा, 126 वाट, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर पूछा है, ठीक है, पर मीटर यहाँ से स्क्वायर पूछा है, तो आपको फिर इसमें एरिया से भाग देना पड़ेगा। ये क्या है, ये तो पूरे एरिया से ना, भले ही आपने यहाँ पे एरिया 1 ही मीटर माना है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 मीटर एरिया से आएगा। चूंकि यहाँ पे अगर यूनिट सबका रखेंगे तो ये जो इसका मात्रक आएगा, यहाँ पे रख ही देता हूं मैं, इसके बराबर अगर केवल यूनिट रखें, ठीक है, तो सब कट पिट के कितना आएगा, जूल प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या पूरा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमने कितना माना है, 1 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ चाहे तो 100 मीटर स्क्वायर भी मान सकते हैं, 20 मीटर स्क्वायर मान सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, ये जो Q आया ये पर मीटर स्क्वायर आंसर नहीं है, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर से नहीं है, ये पूरे एरिया से ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आगे लाइन में लिखना पड़ेगा, नाउ हीट ट्रांसफर थ्रू पर यूनिट एरिया। तो इसके लिए आपको Q बाई ए करना पड़ेगा, ठीक है। तो Q बाई जब ए करेंगे तो ये 126 हो गया, अब बटे ए का मान कितना है, 1 है। अब कितना आपका आंसर आएगा, ये वाट, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर Q का मान आप कितना आएगा, ये इसको Q डैश मान लेते हैं, Q डैश इक्वल टू Q बाई ए इक्वल टू यहाँ पे वाट 126 वाट और ये मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका ये है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे करके, भले ही आपका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज मैच कर रहा है, क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि आपने एरिया 1 मान लिया है, ठीक है, इसलिए मैच कर रहा है। और यहाँ पे देखिए यूनिट तो आपको यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूं। आप जब क्वेश्चन में 20 लेंगे, 20 सपोज कर लीजिए, जैसे आपने एरिया 1 माना, ठीक है, आपने क्या माना था, लेट ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को आप चाहें तो 20 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। क्यों, अभी देख लीजिए आप कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, के का मान 0.7 और ये एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर, चूंकि हमने अब 20 मान लिया, और डेल्टा टी का मान 90 और इसका मान 0.5, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, ठीक है। तो चूंकि हमको ये तो निकालना नहीं है, हमको पर यूनिट एरिया निकालना है, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी आएगा, सपोज करिए यही आएगा 0.7 गुणे 90 और 0.5, इसको आप एक साथ कर लीजिए और ये 20 एक साथ कर लीजिए। क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसे कर रहे हैं।
ठीक है। अब चूंकि आपको क्यू डैश निकालना है, क्यू डैश क्या है, क्यू बाई ए निकालना है, ठीक है। तो क्यू का मान इतना है, ठीक है, 0.7 गुणे 90 बटे 0.5, ठीक है, और गुणे 20 से पूरे ये पूरा क्या है, क्यू है, ठीक है। अब इसमें ए से भाग देंगे, ए कितना है आपने 20 मीटर स्क्वायर, अब 20 से 20 भाग देंगे तो आ ही जाएगा उतना, ठीक है। यूनिट लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी भले ही वही आए, ठीक है, एक यूनिट का जो आप ये मानेंगे तो, लेकिन क्या है जब उसका यूनिट चेंज हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट, जो आंसर ये पूछा है वो भी किसमें पूछा है, आपका हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हीट लॉस किसमें आपका हो गया, वाट मतलब जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर जब आप उसे एरिया से भाग देंगे तब जाके वो आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां से ये इसमें ट्रिक था, ठीक है। कुछ लोग क्यू मान के निकाल देंगे और 126 वाट लिख देंगे या जूल प्रति सेकेंड लिख देंगे, ठीक है, तो आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ये भी था कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं उसका एक ट्रिक आप माने ही नहीं। जैसे आप मान रहे हैं एरिया ए इक्वल टू 10 मीटर क्यूब 5 मीटर क्यूब, तो उसको आप मानो ही नहीं, सीधे जो आपका फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है। तो आप देखिए क्यू का यहाँ पे जूल प्रति सेकेंड है, अब पर मीटर स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, मतलब कि एरिया से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अब जो यहाँ पे ए है उसको आप इधर कर लीजिए, मतलब ये पूरा क्वांटिटी आपको यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, ए के और डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है। इसी का यूज करके आपको यही पूछ रहा है ना, हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी वही तो है, इसको आप निकालेंगे तो जूल प्रति सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहीं से आप ये निकाल लीजिए, और आपका के दिया हुआ, डेल्टा टी दिया हुआ, एल मतलब कि थिकनेस दिया हुआ, और यहीं से निकाल लीजिए। और यूनिट भी उसका तब क्या होगा, यहाँ से आप निकालेंगे क्या होगा, वही होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप मानिए मत, डायरेक्ट आप यही निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, या तो मानिए या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का दो न्यूमेरिकल, ठीक है। दो ही न्यूमेरिकल आज हो पाएगा, टाइम ज्यादा नहीं है, हमको भी पढ़ना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर हम लोग लाइव मिलेंगे, ठीक है। कुछ जो थियरी पोर्शन है, इंसुलेशन वाला पोर्शन हम लोग कल समाप्त करेंगे। कल कौन कौन से अब लोग अवेलेबल रहेंगे, जो आज देख रहे हैं कल अवेलेबल रहेंगे, एक बार अपना बता दें कि कल लोग अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन भाई कल अवेलेबल हो पाएगा। 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोग अगर अवेलेबल कल भी रहेंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत ना है, इतने से भी चलेगा। कौन कौन है भाई, मनीष भाई बता रहे हैं तो हमेशा रहते हैं। और कौन है, आप लोग बुक वगैरह ले लीजिए, ठीक है। और बुक में अगर कंफ्यूजन है, थैंक यू भाई, नीरज भाई भी बता रहे हैं कि मैं भी प्रेजेंट रहूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस साथ रहिए, हम लोग सारा पढ़ लेंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना तो बाकी सब्जेक्ट भी जो लोग हैं, और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं जो आप के इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, जैसे मास ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर तो है ही, सीआरई हुआ, सीआरई जो आप रिटन एग्जाम देते हैं किसी भी जगह का, जैसे डीआरडीओ वगैरह, इसरो में, ठीक है। तो वहां पे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं सीआरई वगैरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग रेगुलर बने रहेंगे तो होगा ये कि बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, कुछ लोग मेरा इंतजार करते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा और अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। राहुल चौरसी भी बता रहे हैं अवेलेबल रहेंगे, थैंक यू भाई। और कौन है बाकी 2 लोग, और कौन बचे, 3 लोग तो हो गए कि हाँ 3 लोग देख रहे हैं, बाकी 2 और बचे, 5 में से 2 लोग कौन है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही आसान था, आई एम श्योर कि आप लोग को समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड था, थोड़ा सा ट्रिक था दूसरे वाले क्वेश्चन में, पहला वाला तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड था। सुप्रिया भी बोल रही है कि हाँ अवेलेबल रहूंगी मैं, थैंक यू सुप्रिया। नीरज गौतम पूछ रहे हैं बुक किस राइटर की बाई करें, ठीक है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि
वैसे मैंने एक बुक पे पूरा केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बेस्ड के लिए कौन कौन से बुक चाहिए, और वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उतना तो आप ले लीजिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। और कहाँ से उसको खरीदेंगे उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बुक वाले में वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ सारे वीडियो अवेलेबल रहते हैं। आप लोग मैकेब स्मिथ की बुक ले लीजिए, ठीक है। मैकेब स्मिथ की यूनिट ऑपरेशन बुक आती है, तो उसमें हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर आपका, ये मैकेब स्मिथ की बुक तो आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ही ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके पूरे केमिकल इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ उसमें टॉपिक मिल ही जाते हैं, ठीक है। बहुत ही फॉरेन राइटर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, सारे लोग इसी से पढ़ते हैं। हम लोग के इंडियन के सारे फॉरेन लोग उसी से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बेजर बेंचरो की बुक आती है हीट ट्रांसफर की, और उसमें भी मास ट्रांसफर वगैरह दिया हुआ है, तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बुक है। बाकी के गवानी बुक बहुत ही अच्छा है डिप्लोमा लेवल के लिए, ठीक है, रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट में दिया हुआ है सब कुछ, और डिप्लोमा लेवल के लिए जितना कुछ चाहिए उतना सब कुछ के गवानी के पास है, ठीक है। अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो फॉरेन राइटर की बुक ले सकता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ना हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजों को थोड़ा सा जिसका जिज्ञासा ज्यादा है तो वो लोग लेके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बुक वाली जो वीडियो है मैं चैनल पे आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको, ठीक है। और हम तो कहेंगे कि आप लोग बुक शॉप का वेट मत करिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, सबके पास कार्ड है, अमेजन का अकाउंट सबके पास लगभग तो है ही, तो आप लोग ऑनलाइन मंगा लीजिए, पढ़ते रहिए, 2-3 दिन में आप पहुंच जाएगा सबके पास। और आप दुकान पे जाएंगे, बोलेगा एक तो केमिकल की बुक जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है, और मिलेगा तो बोलेगा आज लाएंगे, कल लाएंगे, परसों लाएंगे, अभी है नहीं, ये सब बहानेबाजी चलती है, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन मंगाएंगे, सही मिल जाता है बुक। मैं तो सारी बुक ऑनलाइन ही मंगाता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। इतने लोग जुड़े रहे, थैंक यू, धन्यवाद। कल आप लोग अवेलेबल रहिएगा, कल हो सकता हो हम लोग और सवेरे मिले, 7:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास, तो थोड़ा और लंबा पढ़ेंगे हम लोग। इंसुलेशन टॉपिक रहेगा, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल और लगा लेंगे हम लोग, अगर कुछ अच्छा न्यूमेरिकल मिल गया तो। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इंसुलेशन का हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, कितने टाइप के इंसुलेशन होते हैं, इंसुलेशन का यूज कब करते हैं, कोल्ड इंसुलेशन होता है, हॉट इंसुलेशन होते हैं, तो हॉट इंसुलेशन का यूज कहाँ करते हैं, कोल्ड इंसुलेशन का यूज कहाँ करते हैं, और किस मटेरियल के इंसुलेशन बने होते हैं उनके फिगर के साथ में आप लोग पहचान जाएंगे, और किसी पाइप का जब इंसुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में, ठीक है। तो एक बार ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद भाई।